गुड मॉर्निंग और गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले जब हम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का न्यूज़पेपर खोलते थे तो उस वक्त एवरी आर्टिकल विच केम आउट हैड लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ कि इनका जीडीपी बढ़ रहा है, इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। कि how is China going to rule the world and how America is declining. These days, अगर आप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट या कोई भी चाइनीज मीडिया आउटलेट जो हमारे लिए एक्सेसिबल है, अगर आप उसको देखोगे तो थोड़ा निराशा नजर आता है। There's a bit of negativity and निराशा. Nirasha is the right word actually. Everything in China is now a struggle. They're fighting against the West. They're fighting against competitors. They're struggling to get foothold in the global South. लड़ाई छिड़े हुए हैं। एक जमाना था कि इनका पीएलए आके सब कुछ के ऊपर हावी हो जाता था। आजकल मामला थोड़ा मंदी हो गया है। सो इसीलिए मैंने कल भी श्री अय्यर जी के साथ पी गुरुस में किया था, हाउ इंडिया हैज स्नब्ड चाइना। बड़ा क्लियर है, हमारा गवर्नमेंट ने क्लियरली चाइना को स्नब कर दिया जब हमारा प्रधानमंत्री एससीओ समिट में नहीं जा रहे हैं, वो ऐलान करके। उससे पहले एक और पीक इनटू एवरीडे चाइना बताया कि चाइना जो है वो खुद के जाल में फंसा हुआ है। आई नेवर थॉट कि अगले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर दोबारा ऐसे ही एक प्रोग्राम करना है, पर हालात ही ऐसा है। पिछले 48 घंटे के न्यूज ये सब है। ये मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ 48 घंटे का न्यूज फ्रॉम चाइना, फ्रॉम जो सोर्सेस हमें हाथ लगते हैं उनमें से ये है। और मैंने सोचा यार ये है क्या। हम अमूमन वी थिंक ऑफ जिग्सॉ पजल, बट मेरे को ये पता चल रहा है कि चाइना में क्या है, आजकल एक जिग्सॉ मॉडल है। इनको खुद पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। आई थॉट आई प्रेजेंट इट टू यू। और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, टोटली chaos. It's as chaotic. My presentation will be as chaotic in terms of subject. इसमें कोई थीम नहीं है, कुछ नहीं है। It will be as chaotic as what China is today. That's the point. जो चाइना में जो चल रहा है ना, वो आप खुद देखिए कि और खुद परखिए कि वो क्या रहा है उसके अंदर। सबसे पहले, you know, in South China Morning Post they have come out with a series जहां they get hold of a prominent guy and ask him to comment on one or facet of their economy and all that. And this is in the run up to the third plenum. So this man who says, I don't know who this chap is, I've never heard of him, but he's hit the nail on the head for China. He says climate, demographics, and geoeconomics cracks top challenges. He's supposed to be an EU economist. So the three challenges which face China, as per him, are climate, demography, and geoeconomics. All three are going bad for China. And I'll talk of climate again because climate will come to one odd clipping which came in the past 48 hours on the climate. Demographics, सबको पता है कि उनका population घट रहा है. And geoeconomics. Geoeconomics is a direct outflow of their geopolitics. Right? So it's in a bad shape. So this is one aspect he's put across. Then of course, North Korea, पिछले हफ्ते इन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया था, वो फेल हो गया। दोबारा इन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया, ये भी फेल हो गया।
नॉर्थ कोरिया में अगर ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है और फायरिंग हो रहा है ऐसे, तो इट डिस्टेबलाइजेस द कोरियन पेनिनसुला, एंड दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर चाइना, एंड चाइना हैज नॉट बीन एबल टू रेस्ट्रिक्ट नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और हैज गॉट द बैकिंग ऑफ पुतिन नाउ। पीपल, आई डिड, इसके बारे में भी हमने वीडियो जारी किया था 10 दिन पहले कि, और ये साबित हो रहा है जो भी हमने उस वक्त बताया कि चाइना इज स्टक नाउ विद नॉर्थ कोरिया, उसको पता नहीं कि इसके साथ करना क्या है। ओके, राइट। देन ऑफ कोर्स साउथ चाइना सी, ये हेडलाइन अभी एक 1.5 घंटे पहले मैंने डाउनलोड किया था। इट सेज साउथ चाइना सी, व्हाई इंटरनलाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट is the new reality facing Beijing. Look, आज तक सबको ये था कि साउथ चाइना सी में आइलैंड्स बन गए और चाइना हावी हो गया, सबको धकेल रहा है बाहर, एवरीथिंग इज बीइंग क्लेम्ड। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो रूलिंग है उसको खारिज कर दिया, और फिलीपींस के ऊपर दे थ्रेटनिंग फिलीपींस, ऑल दैट। बट फिलीपींस हैज प्लेड अ वेरी स्मार्ट गेम। उन्होंने क्या है कि ये पूरा ये जो है लॉफेयर सोच लो या प्रोपेगेंडा सोच लो या इंफॉर्मेशन वॉर सोच लो, उन्होंने धीरे 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 चाइना का खेल खेल के वो चाइना को एक ऐसे मोड में खड़ा कर दिया, चाइना डज नॉट नो वेदर टू अटैक और डिफेंड। और जो भी नैरेटिव्स चाइना बना रहा है उसका नैरेटिव फिलीपींस लाके खड़ा कर रहा है सबके सामने, एंड दिस होल इशू हैज बिकम इंटरनेशनलाइज्ड। पहले क्या था कि चाइना कर लेता था, फिर बोलता था कि जो करना है कर लो सबको, अभी वो जमाना गया। सो चाइना इज इन अ फिक्स, राइट? चाइना इज इन अ फिक्स. It is facing a situation in the South China Sea with Philippines, which it has never faced. One of these days, I'm going to sit. I've got all the things together. I want to analyze कि फिलीपींस ने क्या खेल खेला है, उसमें बहुत सीखा है हमारे लिए, बहुत सीख, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत बहुत सीख। ओके, एंड इट्स नॉट ओनली दैट, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, अभी आजकल क्या है कि जो फिलीपींस के लोग बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है, और ये देखिए इनका ये चाइना आउट ऑफ द फिलीपीन सी, चाइना फिलीपीन टाइज कोलैप्स, वो एक नया इनको विरोधी आ गया है फिलीपींस में। अगर आप सोचेंगे तो पैंडेमिक के दौरान 21-22 तक एक इनका प्रेसिडेंट था डुटर्टे, वो क्या था, चाइना का लट्टू था, और चाइना के साथ सब कुछ, चाइना के साथ तो वो सामने तो उसने साष्टांग नमस्कार कर दिया। पर जब से फेर्डिनेंड मार्कोस आया है जूनियर, उसने चाइना को टेंगा दिखा दिया। 2 साल के अंदर उसने पूरा पासा पलट गया है। अब चाइना इज इन अ प्रॉब्लम विद फिलीपींस, और तो और फिलीपींस के लोग दे आर अगेंस्ट चाइना। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज, सोचने वाली बात है, मान लो अगर इंडिया और चाइना का लड़ाई हो गया या ऐसे कोई सिलसिला हो गया, तो सब बोलेंगे यार ये बड़े देश हैं, जो जीता वो सिकंदर, हमें क्या लेना देना। और ये बोलेंगे सब, हम बोलेंगे यार चाइना के पास इतना ताकत है, सब कुछ है, तो इंडिया को थोड़ा देखना पड़ेगा, वगैरह 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 वगैरह। इसमें वो नहीं है। फिलीपींस डज नॉट हैव इवन 1/10 द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना, 1/10 नहीं 1/20। इसके पास फौज भी नहीं है ठीक ठाक डिफेंड करने के लिए। अगर वो खुद का रक्षा करना चाहता है तो अमेरिका ने आके इधर रक्षा करना है एज पर द म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। तो फिर इस हालत में सबको, अगर ये फिलीपींस रो रहा है पूरा दुनिया में कि ये मेरे साथ हो रहा है, कल के दिन आपके साथ भी होगा,
तो चाइना स्टार्ट्स लुकिंग बैड। चाइना अभी क्या लग रहा है सबको कि ये गुंडा है, गुंडागर्दी है। तो जितने छोटे देश हैं, चाहे वो इस इलाके में या दूर, सोच रहे हैं यार फिलीपींस के साथ ऐसे हालत होगा तो हमारे साथ भी चाइना ऐसे कल करेगा। तो चाइना के अगेंस्ट मूड जा रहा है अभी धीरे धीरे। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टोरी जो फिलीपींस में डेवलप हो रहा है। कैन वी यूज दिस होल स्टोरी टू आवर एडवांटेज? दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड, राइट? एंड वी हैव टू थिंक हार्ड। हमारे जितने विशेषज्ञ हैं, सब, आई होप समवन इज अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट सी this whole story being discussed by our strategists। वो सब ईरान के बारे में बात करते हैं, इसराइल के बारे में बात करते हैं, तो बाकी सब कुछ, बट इस चीज के बारे में बात नहीं करते। दिस इज द सॉफ्ट साइड ऑफ द बैटल एंड मोर lasting side of the battle. Okay. When all this is happening, what's happening in Taiwan? Taiwan's new carrier killer take shape. This is a South China Morning Post report. Carrier killer. The word is carrier killer. Why am I taking this word carrier killer? देखो, सबको पता है कि यूएसए ने इस इलाके में 3 कैरियर तैनात किया है और न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स। चाइना ने एक मिसाइल तैयार किया DA-15 और DA-21। उन्होंने बोला ये इस मिसाइल्स के साथ हम उनको मार देंगे। किसको? यूएस का कैरियर्स को। कैरियर किलर मिसाइल। अब इन्होंने एक कैरियर किलर स्टेल्थ फ्रिगेट लेके आए, पेट्रोल बोट, एक्चुअली इट्स अ मिसाइल बोट। तो उसमें क्या है, दिल किल चाइनास कैरियर्स। चाइना के पास 1.5 कैरियर तो है तो 3 नाम ऑन पेपर, बट एक्चुअली फंक्शनली वो 1.5 कैरियर है। अगर वो भी डूब गया तो क्या होगा चाइना का? अगर ताइवान ने उसको 1 कैरियर को भी ठोक दिया तो फिर चाइना का क्या हालत होगा? So that is the point which one has to understand in this whole story. And everything is going, अगर आप देखोगे ये सिर्फ in the last 48 hours, all this has come out. And then you see Communist Party. This is the report आज का, कि इनके पास क्या है कि अभी 100 मिलियन मेंबर्स हो गए, इस साल तक हो जाएंगे। इसके 2 चीजें हैं। ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी और तगड़ा होए जा रहा है चाइना के अंदर। इसका मतलब उसका पकड़ चाइना के ऊपर ज्यादा होगा। दूसरा, लोगों का और कोई चारा नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि अगर कुछ बनना चाहते हैं अपने देश में, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर ये बढ़ता गया तो एक दिन ये टूट जाएगा, ये इतना बड़ा बन जाएगा, ये अपने आप टूट जाएगा। वो दिन कब आएगा वो देखने वाली बात है, राइट? कम्युनिस्ट वाले बोलेंगे कि ये बड़ा बन गया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। उदाहरण आप वेरी आप देखिए, इफ यू कोल्डली सी कि हमारे इलेक्शंस में क्या हुआ, बीजेपी बड़ा बनता गया, बड़ा बनता गया, बड़ा बनता गया, टिल इट स्टार्टेड लूजिंग। उनका मेजोरिटी लूज हो गया। ये तो डेमोक्रेसी है, बाहर निकल आता है ये सब कुछ, वहां नहीं आएगा। वो अंदर ही अंदर विस्फोट होगा, और जब होगा भारी विस्फोट होगा। हम सोचते हैं कि वो वल्नरेबल नहीं है, बट इंटरनली आई थिंक दे आर मोर वल्नरेबल देन एनीथिंग एल्स। ओके, फिर ये आर्टिकल निकला है, माइक्रोसॉफ्ट क्लोजेस ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स इन चाइना। बट बात यह है कि कुछ लोग बोलेंगे नहीं, माइक्रोसॉफ्ट जो है कंसोलिडेट कर रहा है वगैरह वगैरह। बट क्वेश्चन ये है कि बंद कर रहे हैं, इज माइक्रोसॉफ्ट रीअलाइनिंग इट्स चाइना स्ट्रेटेजी? एप्पल ने तो कर दिया, अब माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर दिया। और ये बड़े बड़े जब कंपनी शुरू हो जाता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह वगैरह, बाकी से छोटे फर्म्स भी लाइन बंद हो जाता है।
राइट? ये बात छोटी नहीं है. So this is something, that's why I said it's a great jigsaw model. Whatever is happening today in China is a great jigsaw model. There's an externalization about China. China is great. Internally, हालत खराब है. External, बाहर का दिखावा बहुत है, अंदर खोखला है. और ये मेरा सोच नहीं है, मेरा खुद का कल्पना नहीं है. ये उनकी, दैट्स व्हाई आई सेड ये सिर्फ 3 दिन का दृश्य है ये. ओके, ये देखिए, एक इनका रॉकेट डुबक गया, एक इन फ्रॉम अ पॉपुलेटेड एरिया मिसहैप हो गया. ये पहली बार नहीं है. ये स्पेस, तो सब बोलते हैं चाइना का स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा है, पर ये पहली बार नहीं है. अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे 10-15 बार हो गया ऑलरेडी. कभी रिपोर्ट हुआ, कभी रिपोर्ट नहीं हुआ. कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले, एक इनका एक DF-15 मिसाइल फायर हुआ था और बीजिंग के एक सबर्ब्स में जाके गिरा. तो इनका जो स्पेस और क्या बोलते हैं उसको, मिसाइल्स वगैरह, हाइपरसोनिक, ये सब बोलने की बात, हाउ रिलायबल दे विल बी वी डोंट नो. तो इसीलिए मैंने जनरल राजीव नारायणन से बात किया और उनको बोला, भाई हम लेट्स टेक एन असेसमेंट ऑफ PLA. ये कर क्या सकते हैं, क्योंकि इनका डिफेंस ऑन एरोस्पेस का असेसमेंट लेने की जरूरत है. कितना रिलायबल है. 6 महीने पहले एक इनका सबमरीन डुबक गया, और उससे पहले एक इनका न्यूक्लियर सबमरीन या एक और सबमरीन चला गया, जिसमें पूरे क्रू दे डाइड. सो these things put the question mark in this whole story of China, and they come out. Okay, it's not as if they don't come out. And then look at this. Everyone says China is making the next chip. Ye, wo, wagara, wagara. This is just as it got. I saw it just before the podcast. मैंने ये देखा और मैंने चढ़ा दिया. One high-flying Chinese chip firm to delist from Shenzhen after financial fraud inquiry. ये हाई फ्लाइंग फर्म था, जिसके ऊपर आशा था कि ये 3 नैनोमीटर चिप बना के देगा. इसके ऊपर पैसा बहुत लोगों ने लगाया, सब कुछ गवर्नमेंट ने भी लगाया इसके ऊपर, और ये पता चल रहा है कि वहां फ्रॉड हो रहा है. और ये दूसरा मर्तबा है. मजे की बात है, ये दूसरा मर्तबा है. यही कहानी, ये 2 साल पहले भी ऐसे, जब ये चिप्स एक्ट आने वाला था, या सब बोल रहे थे कि किस तरीके से चाइना को रोक दिया जाए, तो चाइना ने एक प्लान जारी किया चिप्स बनाने के लिए, आधुनिक चिप्स बनाने के लिए, जैसे पोटैटो चिप्स बनाते हैं. कोई वेफर थोड़ी ना है, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं. तो उन्होंने सारे इनके इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको इकट्ठा किया और पैसा लगाया, और within 2-3 months it came out that it was a fraud. They had to arrest a person. This was 2 years back. Now again it's starting. What does it indicate? It indicates कि अंदर जो है इनके पास वो ताकत नहीं है कि ओरिजिनली कुछ बनाए. हाँ, बाहर किसी ने बनाया, कॉपी कर लेंगे. ओरिजिनली बनाने का इनकी काबिलियत नहीं है कुछ भी. अब टेक्नोलॉजी अगर इनको बाहर से नहीं मिल रहा है, तो आगे नहीं जाएगा कहानी इनका. ओके, ये देखिए, इन द यूएस, राइट, ये सवाल इन्होंने पूछा, इज द यूएस एरोगेंट टू से इट प्रेफर्स इंडियन स्टेम स्टूडेंट्स टू चाइनीज नेशनल्स. है क्या? यूएसए ने बोल दिया है कि सारे यूनिवर्सिटीज को कि चाइना के स्टूडेंट्स को स्टेम सब्जेक्ट्स में रिसर्च करने नहीं देना, MSc और PhD करने नहीं देना एडमिशन. इंडिया को दे देंगे, बाकियों को दे देंगे, ज्यादातर इंडिया. तो हमारे जो, अगर आप टुडे you or your children apply for a university in US for any of the STEM subjects, you'll get a
vacancy. You'll get a seat. If you're from China, you'll not get. You'll get in humanities, social sciences, baki, not in STEM subjects. और ये धक्का लगने वाला है. ऑलरेडी इनका टेक्नोलॉजी वीक है. सब बोलते हैं चाइना का टेक्नोलॉजी अच्छा है. चाइना का टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है. वो तो पता चल रहा है, मिसाइल भी हर दूसरा दिन एक लुढ़क जाता है, सबमरीन नीचे चला जाता है, राइट. और इनका चिप टेक्नोलॉजी भी उतना नहीं है. ओके, so when you talk, this is how this is going to hit ahead. It's not very great. Okay, so इसमें एक और पहलू है कि everyone prefers Indians than Chinese now, whether it's geopolitically or otherwise. So the soft power of India is gaining traction. People recognize it. And we need to recognize it. Right? Okay. Then you look at it. This is day before yesterday's news. China's factory activity contracts for the second straight month. Okay. It is contracting, their factory activity. 2 months back, it went up a bit when the Xi Jinping came out with this theory of new production and all that. I don't know the logic. इनका एक PMI है, Purchasing Managers Index, and it's a universal index, right? Everyone follows it all over the world. In April, it had crossed 50. If it goes over 50, it is expanding. If it is under 50, it is contracting. For the past 2 months, it started contracting. Before that, it had expanded. Before that, it was contracting. So China's industrial activity, notwithstanding its EV, solar, all that nonsense, is overall contracting. You might disagree with me. I have no problems. मेरे को कोई ये खेद नहीं है कि आप बोल रहे हो यार बेवकूफ हो तुम, ऐसे बोल रहे हो, वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं. Well, मेरे को इसके ऊपर I don't have a logic to suggest. But this is something जो वो खुद बोल रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहे हैं. इनका न्यूज एजेंसी है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इज कंट्रोल्ड. एक जमाने में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट वाज when Hong Kong had almost independent rights, it was under the one country, two systems. It could talk what it wants, but not anymore. South China Morning Post is owned by Jack Ma, who is under arrest. Almost. उसका पैसा जब्त कर लिया गया है. और अगला पिछले 3 साल से मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का रुख देखेंगे तो आप ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. उसके बीच में ये आता है कि फैक्ट्री डाउन है. और ये यही नहीं है, बाकी लाइक कैक्सन ग्लोबल एंड इकाई ग्लोबल उसमें भी डाउन है. राइट. Now, here again, look at this. This is today morning's Economic Times. India's manufacturing PMI rises to 58.3 in June from 57 in May. हमारा बढ़ रहा है. 58, 57 is a huge jump on, right? Compared to what's happening in China, which is negative. Look at it. Look at these fundamental things which we need to take confidence from. Look at this PMI, look at the education. What is the future? वो पुराना ये है ना, the higher end of tortoise. खरगोश एंड tortoise का रेस है ये. खरगोश आगे चल पड़ा था, अब उसको दम निकल रहा है. कछुआ धीरे 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 कछुआ चाप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. और इस मामले में मेरे को डाउट नहीं है, इंडिया का चाल जो है कछुआ चाप चाल है. हम जीत जाएंगे. हाँ, टाइम लगेगा और टाइम लगना भी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, वक्त से पहले कुछ होता ही नहीं.
एंड वक्त पे ही होना सही है. ओके, राइट. So let's see the next thing. China's elder economy hits 2 trillion in value and industry is only just maturing. ये बड़ा इंटरेस्टिंग का कहानी है. As per this article, ये जो बुजुर्ग लोगों का इकोनॉमी है वो बढ़ रहा है. वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बुजुर्ग ज्यादा है. इफ योर पॉपुलेशन इज एज्ड एंड यू हैव टू केटर फॉर aged population, naturally that economy will increase. So what are you catering for these old people? कि भाई व्हील चेयर बना रहे हो, बेड पैन बना रहे हो, वो इकोनॉमी आपका बढ़ रहा है. बच्चे है ही नहीं. लोग जो कंज्यूम करना चाहते हैं, देखो, अगर आप 60-70 के बुढ़ापे में आ गए, आपको क्या चाहिए? आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, थोड़ा मेडिसिन चाहिए, और अगर आपका हालत खराब है तो बेड पैन चाहिए या व्हील चेयर चाहिए. आप वो अगर वो इकोनॉमी $2 ट्रिलियन है, तो बाकी जो खर्च करने वाले हैं, जो गायब हो रहे हैं, खर्च तो वो करते हैं ना. उनको अच्छा टीवी चाहिए, उनको बाहर जाना है, खाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, कार खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, वो तो खरीद नहीं पा रहे. दिस इज सच अ नेगेटिव रिपोर्ट. देखने के लिए तो अच्छा है कि एल्डर इकोनॉमी बढ़ रहा है, सिल्वर इकोनॉमी बढ़ रहा है, बुड्ढों का इकोनॉमी बढ़ रहा है, बट उसका नेगेटिव दूसरा पहलू भी देखिए कि कितना डाउन है. इसमें असलियत पता चलता है कि चाइना का हालत क्या है. राइट. नाउ ये जो दिस इज फ्रॉम इकाई ग्लोबल. Chinese local government's bond issuance surges 25% in first 5 months. बॉन्ड बेच रहे हैं लोकल गवर्नमेंट जो है ना, ये बॉन्ड किस लिए बेच रहे हैं? लोगों से पैसा बेच ले रहे हैं, बॉन्ड इनको दे रहे हैं, और उस पैसे के साथ ये क्या बना रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर से में पहले भी इनको प्रॉब्लम है, अभी भी ले रहे हैं. और इस इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज बना लो, रोड बना लो, ये बना लो, वो बना लो. There's no return of income from infrastructure. Already they are in a problem, and they're giving more bonds to people, and they're not going to repay these bonds. So who's going to be poorer? The normal armed Chinese. आम चाइनीज लोग गरीब होते जा रहे हैं. उनके पास बॉन्ड होगा चाइना का, लोकल गवर्नमेंट का, जिसका कोई वैल्यू नहीं है कुछ दिन साल पहले, कुछ साल के बाद. ये पैसा वापस नहीं आएगा इनको. आई डोंट नो हाउ द होल स्टोरी इज गोइंग, बट एक दिन ये देखिए, ये लता सुंदर, ये श्रीमती जी बोल रहे हैं, isn't the local government bankrupt? Yes, madam. I hope I'm right that Lata Sundar is a lady. Yes, madam. Local governments are bankrupt, but yet they're issuing bonds out, and it's gone up by 25% in the first 5 months. So what's the net effect? Net effect on people? People are going to be poorer because who's going to buy these bonds? Foreign direct investors will not buy these bonds of local governments. Domestic institutional investors in China don't have the capacity to invest anymore. So whom are they selling these bonds to? They must be selling to people or banks. Wherever they're selling these bonds, it is securitization. They're securitizing their bad debts and loans. This is absolutely the same story which happened in 2008 financial crisis in the USA when those banks collapsed. The question is, when will it happen? It might not happen also. Let me put it across. It might not happen in China because China doesn't have a banking system like the Western system or even our system. Their banks are all nationalized. They're all controlled by the government. So
The government will not allow any bank to collapse. But in the process, the systems will start collapsing. The people will be left poorer. Already, because of their property, the people of China are poorer. It's going to happen even further. Okay. These are all, that's why I said, that's why I termed it the great Chinese jigsaw muddle. They are in a terrific muddle. People don't understand it. If you read their newspapers and their media outlets and all separate on the same subject, you come to know the truth. I am very clear. I am very clear about it. If I'm not, this is the second article. Look, this is from Yikai Global, okay, which is one of their standard economic portals, Yikai and Kaixin, which I go to regularly. This is from South China Morning Post. He says Chinese counties took 2 billion yuan from rural school meal subsidies to settle local debts. मिड डे मील स्कीम जो होता है ना हमारा इक्विवेलेंट, उससे जो पैसा मिलता है वो पैसे से लेके ये अपना लोकल उधार चुका रहे हैं और बच्चों को खाना नहीं खिला रहे हैं. ओके, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन अ मिड डे मील स्कीम एनीवेयर फिजिकली. सब बोलते हैं मिड डे मील स्कीम में. मैं when I was in service, in one of the trips I went to a school. एक छोटा सा स्कूल गया था गरीब गांव में, मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम देखने के लिए. मैंने क्या देखा, वो मेरे ख्याल में ट्रिची के पास है, तंजावुर के पास एक छोटा सा गांव था. वो गांव पहुंचने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर पगडंडी में जाना पड़ा और वहां पहुंचे थे. तो उनको क्या मिलता था बच्चों को? उनको थोड़ा चावल, इनफैक्ट नॉट, हाँ चावल, थोड़ा सांबार और 2 अंडे. बच्चों को 2 अंडे मिलते थे. और हमने सोचा कि भाई हम हमारे सामने, जब क्योंकि हम आर्मी ऑफ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे तो हमें दिखा रहे हैं, तो मैंने बच्चों से भी बात किया तमिल में. और वो जो आया वगैरह थी और जो इनको लिए खाना बना रहे थे, पका रहे थे, उनसे भी बात किया. और उनके कुछ उस गांव के लोगों से भी बात किया. उन सब ने बोला मेरे को कि सर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और कुछ हो या ना हो, अगर बारिश आ रहा हो, आंधी हो या तूफान हो या गर्मी हो, हम स्कूल भेज देते हैं. मैंने पूछा क्यों? कहता सर इनको ना कहा वहां सांबार, इफ आई पुट इट इन तमिल, लेट मी पुट इट इन तमिल. சார் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாம்பார் சாதம், 2 முட்டை, that is little rice and 2 eggs, இந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும், அதே போதும் சார், that's enough sir. I said such a good thing we have done in India. हम सबको, चाइना में भी ये कर रहे होंगे सब्सिडी वगैरह, आई डोंट नो द फुल थिंग, बट उसी को मार रहे हैं ये. आप देखिए, क्योंकि इनका उधार इतना है. That's how the whole story is in China. There is something drastically wrong in China, which I'm trying to put across. Externally कुछ और है, internally कुछ और कहानी है. Okay. Shadow banking. China has a shadow banking. इनका एक official banking system है, एक shadow banking system है. It's like, proper war and grey zone warfare. ये shadow banking is complete grey zone. और इसी के जरिए काफी हवाला भी चलता है. और इसके 2 एग्जीक्यूटिव्स को पकड़ लिया और खत्म, वो गायब. राइट? सो यू सी द होल स्टोरी. ये खोखला है, ये चाइना का हालत खोखला है. अगर ये जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूं चाइना के बारे में, राइट, आई एम वेरी कन्विंस्ड that India is a far better nation of, हमारा जीडीपी भले ही कम हो,
right? And I'm talking to you from what I've seen on ground. I'm not talking to you कि sitting in my house and doing everything. क्योंकि मैं अभी भी मैं बच्चों के साथ मेरा वार्तालाप होता रहता है in IIT. After all, I have a class. I keep talking to बच्चों के साथ बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ. Yeah, of course, IIT is a high level thing, but through this thing, in IIT we also take classes for underprivileged students. उनको एक एक्सपोजर देते हैं IIT के बारे में कि so that वो प्रोत्साहित हो कि कल के दिन वो IIT ज्वाइन करें पढ़ के. I keep interacting. So look at this. This is all what's happening. And then, of course, everyone said that two top chaps, the defense ministers, the last two defense ministers have been sacked, and that's for corruption. That's the official thing. That's the official thing. What does this headline say? He says why China's latest corruption probes hints at fury, betrayal over political disloyalty. So it's not corruption, it is political disloyalty. And Xi Jinping is angry at this fellow because he handpicked them. This is very important. Last time when I spoke about this corruption and all that, I got a lot of comments, both in Twitter and in comments, to say, अरे वहां तो at least someone is exposing, हमारा तो होता ही नहीं है, हमारा भी ज्यादा corruption है वगैरह वगैरह. Let me tell you what corruption is there in India today is almost negligible. Negligible compared to what's in China. Negligible is the word. Okay. I am not going to say that our defense procurement is not without corruption. It would be there. I mean, without going into great detail. But वो जमाना गया वो जब scams होते थे. The systems have matured over the past 10 years. And I can vouch for it. Okay. I can vouch for it with great authority. What's happening here is not just corruption. It is political in nature. And this is important. If two defense ministers have been sacked and a whole lot of PLA generals have been sacked and their equipment is substandard, then there's distrust between PLA and Xi Jinping. And this is something, again, I'm going to talk about all this and SSPLA with General Narayan. And I already told him he's working on it. And I requested him to give me a date. He said, I'll get back to you. Okay. So that's how it is. That's how bad it is. Okay. This. China reinforces central emergency response law as vast swathes battle downpours drought. Why am I turning from all this into climate? He said, remember, I said climate. That fellow said in the first slide, I said climate, demographic, geoeconomics. Climate is hitting them hard. And I've done 2-3 programs on climate. How China is getting hit by climate change. They're having droughts when none existed. They're having floods when floods never happened. Floods in established areas are more than normal. As of now, there are huge places in China which are under flood. Maybe I'll have to redo this thing on China and its climate one of these days. Yesterday, I think somewhere I read that Yangtze is getting into floods. So we'll see how it comes out. Normally by September, August, September, the whole story will be clear. The same Yangtze 2 years back was in drought. But this is interesting. Why is this interesting? Because today China is taking an official law to respond to the extreme climatic situations which is happening, disaster situations which are happening. The emergency response law, they're responding to it.
They feel the need for a response. Why is this legal thing brought into play? It's being brought into play because they're getting affected day by day more. And what does it affect? It affects their agriculture and food security. It affects their power generation. Because if there's a drought in the Yangtze Basin, their power generation goes down. And because all their southern belt is hydro driven, and it happened 2 years back. If power generation goes down, their production goes down. Last year, Beijing was under floods. And the more you develop, the more you lose in any disaster. And the more it takes to recover. Countries which are in the developing phase have little to lose. They can they can get back. China is finding it difficult. Why is China finding it difficult? Because China, I don't think, has the capacity to recover from the climate problem. There's a major thing. I mean, that's why when I see all this, my antlers go up. If China had resorted to this law 5-6 years back, they would have been better off. They might not have the infrastructure they have today, but they would have a system by which they can recover from any future climate change. Today, they invested into infrastructure which they're going to lose over a period of time because the climate change effect in China is huge. Well, someone will ask me, यार वहां चाइना में हो रहा तो इंडिया में नहीं होगा? होगा, डाउट क्या है? That's why I did a program with General Hasnain on how disaster management in India, and then they didn't get a response because it's not glamorous. It's a hard work. एक देश को उन्नति के लिए और बढ़ने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है. जब लोग परिश्रम करते हैं उसको कोई देखता नहीं है. जैसे आप बहुत लोगों ने उसको देखा ही नहीं कि हमारे इसमें देश में हम डिजास्टर्स में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. जो नींव है. So things are changing in India, which are unseen changes, which we have to be proud of. अब देखिए उड़ीसा में अगर आप देखेंगे 30-40 years बैक जब सुपर साइक्लोन्स आते थे उड़ीसा में पीपल यूज्ड टू डाई, सब कुछ बंद हो जाता था, तबाही मच जाता था. बट आजकल नहीं होता. उड़ीसा के अंदर जो सिस्टम है टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर्स इज सो गुड कि एवरीथिंग इज they don't lose people. नष्ट तो होंगे, क्रॉप्स नष्ट होंगे, ये वगैरह, बट दे हैव अ सिस्टम टुडे. We should be proud of what we are doing. We recover. I don't know whether China will be able to do it. I don't know whether China will have the strength to recover from the coming climate problems. I'll discuss this again sometime later, maybe a month or two from now. Okay. Then their property crisis. I see this every second day now. But this is a new angle of the property crisis. What is it? Internationally, people are now saying, look, will the property crisis create contagion to us? Will there be an outside thing? It will be there. And who will burn their fingers? All these fellows in the West who have been propping up China. Why have they been propping up China? China को क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया चाइना के फर्म्स के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, सब कुछ के अंदर. अगर कल के दिन वो डूब जाएंगे, इनके पैसा भी डाउन हो जाएगा. इसीलिए सब खड़ा कर रहे हैं अभी चाइना को. वैसे भी मैंने आई डिड वन प्रोग्राम जिसमें मैंने साबित किया अगर 5 साल पहले आप निवेश करते न्यूयॉर्क में या इंडिया में या चाइना के अंदर, तीनों में 100 मान लो 100 रुपए 5 साल के पहले अगर आप निवेश करते तो न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने निवेश किया होता
तो आपका 5 साल के अंदर दुगना या तिगुना हो जाता है आपका राशि. इन चाइना you would have lost at least 10% of your original investment. So the stocks are down. If things go bad, a lot of people will lose because a lot of people have invested in Chinese stocks. उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा न्यू पेंशन स्कीम है. न्यू पेंशन स्कीम क्या है? कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ एफडीज में हमारा पैसा डालता है. बाकी देशों में भी है ऐसे पेंशन फंड. कनाडा में है, यूएसए में है, बहुत जगह है. ओ पेंशन फंड्स हैव इन्वेस्टेड इन इंडियन स्टॉक्स आल्सो, बट इससे पहले दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन चाइनीज स्टॉक्स. सो इफ चाइनीज स्टॉक्स गो डाउन, pensions elsewhere will also go down. That those pension funds are at risk. And if Chinese property stocks collapse overnight, others will have a problem. That's the thing which is now coming out. China's property crisis raises questions of overseas spillover after US Congress hearing. So this is being discussed in the US Congress, the effect of the property thing. They now started thinking, ये तो डूबने वाला है, इसका असर क्या होगा हमारे यूएस के अंदर लोगों, आम जनता के ऊपर. जस्ट थिंक हालत कितना खराब है. Okay, then everyone says EVs, China is going to conquer the electronic vehicle market all over the world. पिछले जो पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने पूरा साबित कर दिया कि वो हो नहीं रहा, होने वाला नहीं है यूएसए के अंदर या यूरोप के अंदर भी. Okay, but look at this. Chinese EV makers race to Southeast Asia for growth and US trade war. They've gone to Southeast Asia. That's their market which they're targeting. Without major markets, will Southeast Asia and Latin America or Africa rescue China back to its original thing? No. It might give a lifeline to China कि भाई ड्रिप इरिगेशन टाइप है, चलता रहेगा काम. बट इनका जो होप है वो डाउन होगा. एनी केस, all that I'll discuss say around 8th or 9th of July. Because 15th is the third plenum. Before that, I will get a good idea of what are the issues on the third plenum. And the third plenum ke baad I will take a call again, maybe after I get back to India, which I will third week of July. And it is not only this, anti-dumping is being done by Latin American countries also. Okay, this is a tweet I saw the other day. I mean, I saw it a month back actually. It says Mexico, Chile, and Brazil have hiked, and in some cases, more than doubled duties on steel products from China over the past several weeks. Colombia may be about to follow suit. So, anti-dumping, tariffs against. I mean, when I did the last podcast, I showed about Turkey, I showed about EU, I showed about US. India, of course, we don't allow. We have taken the strictest anti-dumping, जो मैंने कल श्रेयस जी के साथ किया था, और ये भी दिखा रहा हूं मैं. Look, these are all facts. These are all facts. You can infer what you want out of it. Okay, right. Then now China. I spoke to you in the beginning about how Philippines में क्या हो रहा है वगैरह. Now Chinese academics have been urged to construct a narrative to defend maritime claims. Whatever narratives which they made earlier, they've fallen flat. This is an acknowledgement of the fact that they are in a problem in South China Sea. They're overextended geopolitically. You watch the fun as we go along. Maybe someday I'll explain to you how they're overstretched. China is overstretched geopolitically, militarily, economically. And they're vulnerable now.
बड़ा सिंपल हिंदी में बात करूंगा मैं। आप एक गुब्बारा लो, हवा भरते जाओ, वो टाइम आएगा जब गुब्बारा फट जाएगा। राइट? उससे पहले ना गुब्बारा अच्छा लगता है, बड़ा लगता है, पर उसमें एक यू जस्ट नीड अ पिन प्रिक और वो गुब्बारा फट जाएगा। मेरे ख्याल में चाइना उस हालत में है। ये गुब्बारा कब फटेगा, देखने वाली बात है। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, चाइना हैज नेचुरल से इन चूजिंग नेक्स्ट दलाई लामा, तिब्बत एक्सपर्ट्स टेल बीजिंग फोरम। कौन है तिब्बत एक्सपर्ट? पंचन लामा, जो उन्होंने नियुक्त किया है। तो पंचन लामा जो उन्होंने नियुक्त किया है, अब वो बोलते हैं कि जो अगला दलाई लामा हम बनाएंगे, एंड दे वांट टू साइनिसाइज टिबेटन रिलीजन, आई मीन बुद्धिज्म। तो ये कम्युनिस्ट वाले एक रिलीजन, नया रिलीजन बनाना चाहते हैं। और यहाँ लेट मी बी अ बिट रिलीजियस अबाउट इट, लेट मी दे हैव साइनिसाइज्ड इस्लाम। ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, पाकिस्तान और ये जितने ये लड़ रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और जितना कहानी जो यूरोप में हो रहा है वगैरह वगैरह, यहाँ तो सब बोल रहे हैं, यूएसए वगैरह तो ऑल दीज ये मुसलमान जहाँ हैं और पैलेस्टीन के लिए खड़ा होकर बात कर रहे हैं। ये सब चाइना में क्यों नहीं होता? चाइना में ने तो दे हैव ब्रोकन डाउन ओल्ड मॉस्क्स एंड बिल्ट इट चाइनीज स्टाइल। इट लुक्स लाइक a Chinese pagoda. And then strict laws, complete Xinjiang. You can't practice Islam. Islam is practiced the way China wants it. The communists want it. Same thing is in Buddhism. They control religion. Why no one talks? But there's a limit to what China can do. You can't control religion. लोगों के अंदर जो रिलीजन का जो भावना है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या ईसाई हो, इट डजंट मैटर। तो ये भी एक दिन फटेगा, ये बॉम्ब, ये बहुत लंबा दूर नहीं है। और इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू गिव अ टॉक, क्योंकि इंडिया हैज टू सपोर्ट टिबेटन बुद्धिज्म एंड द दलाई लामा, क्योंकि 2-3 व्याख्या हो गए, ये कल भी मैंने बताया। यूएसए हैज आल्सो टेकन अ कॉल, दैट्स हाउ द यूएस कांग्रेस टीम हैज कम टू थिंक, एंड I'm going to discuss the future of Tibet. How should we approach the future of Tibet? I'll I'll discuss it maybe 10-15 days hence. It's a very important thing. They're trying to do it, and we need to prevent it. And how? How do you handle this? In my way, you have to study the Philippines model, internationalize the issue, and make China look like an idiot. Let me apply my mind and I'll talk about it. Okay. Then, of course, India-Taiwan ties are progressing, and then we have dropped the one China principle, and we have started recognizing Taiwan in some form or the other as an independent country. It actually has happened already. When William Lynch Tsingtai Le, the new president of Taiwan, he congratulated Prime Minister, and our Prime Minister responded. He actually acknowledged it from head of state to the head of state, or the chief executive of the state to the other. China had a lot of problems with this. So actually, one China principle को आपने खारिज कर दिया. So they have started this story. They have tried to interfere in our elections. Now वहाँ बोल रहे हैं to ensure that Indian workers don't go. हमारे अगेंस्ट बात करते हैं कि इंडियन जो हैं उनका वो गंदे हैं, ये रेप करते हैं लोगों के साथ, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, they're ruffians, they don't follow law. ये सब अफवाहें फैलाते हैं, information war. But they realize if Indian
workers go and start working in Taiwan and shore up their economy, the Chinese who go to Taiwan and work will be ejected out slowly over a period of time. और वो यू सी चाइनीज आर स्मार्ट, ये मानना पड़ेगा, अकल है इनमें, दुरुपयोग करते हैं पर अकल है. They have seen the US model, they have seen the model elsewhere in Europe and all, where slowly initially they came in, ये हावी हो गया इन सोसाइटीज में, धीरे धीरे वो they are losing ground to Indians. They know if it happens next to them in Taiwan, ये शुरुआत है, 10 साल पहले के क्या हालत होगा, फिर चाइना का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा. ऑलरेडी हम फिलीपींस में घुस गए, कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के साथ भी अच्छा नाते हैं हमारा, और अगर ताइवान के साथ भी स्ट्रांग हो गया तो चाइना कहाँ जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई दीज आर द थिंग्स आई हैड. अगर आप देखेंगे तो आज का ना कोई थीम नहीं है, कुछ नहीं है. मैंने जो टॉपिक आया वो लेके आपके पास दिखा दिया, बट द पॉइंट जो मैं बनाना, सेंट्रल थीम ये है कि ये सब पिछले 48 आवर्स के न्यूज रिपोर्ट्स, ये कोई पुराना न्यूज रिपोर्ट्स नहीं. इनफैक्ट आई वुडंट हैव डन दिस बट फॉर द फैक्ट ये एक हर रोज एक निकल के आ रहा. आई सेड लेट मी पुट इट अक्रॉस. देयर इज समथिंग हैपनिंग इन चाइना व्हिच वी नीड टू, आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो, because I'm only analyzing from what they're reporting. It's not my own thing. Okay, so I'm done with this today. Let me take a few questions, and then we'll see where it goes.